मेरा अब्बा रोज रात को नशा करके घर आता। जिस दिन मेरा अब्बा नशा किए बगैर घर आता तो मेरी अम्मा जबरदस्ती से नशा करवा कर कमरे में ले जाती और 1 घंटे बाद जब निकलती तो कोई चीज कचरे वाले शापर में डालकर बाहर फेंक देती। मैं सारी रात अम्मा अब्बा के कमरे में झांकने की कोशिश करती। क्यों? अम्मा अब्बा को जबरदस्ती नशा करवा कर क्या करती हैं। एक दिन अम्मा के जाने से पहले ही मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। जब दरवाजा बंद हुआ तो मैं सारी रात देखती रही और हैरान हो गई। नशे की लत एक ऐसी लाइलाज बीमारी है कि इससे सिर्फ नशा करने वाले को ही नहीं बल्कि उसके साथ जुड़े रिश्ते भी एक अजियत में मुब्तला हो जाते हैं। मैंने जब से होश संभाली थी अपने वालिद को नशा करते ही देखा था। मेरे वालिद साहब जब भी घर आते नशे से चूर होते थे, लेकिन मेरे वालिद बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो दिन रात नशा नहीं करते थे, बस रात को ही नशे में धुत होते थे। वरना मैंने अक्सर ऐसे घराने देखे यहाँ नशा करने के आदी मर्द अपनी बीवियों के साथ बदसलूकी करते हैं, घर की चीजें बेचते हैं, मारपीट करते हैं। लेकिन मेरे घर में होने वाले वाकयात बहुत अजीब थे। मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। मेरे वालिद के वर्षे में 4 घर अपने जाती थे जिनका किराया अच्छा खासा आता था, इसलिए अब्बा अगर ना भी कमाते तब भी हमारा घर अच्छा चलता था। लेकिन इसके बावजूद मेरे अब्बा का एक छोटा सा होटल था जिसे अब्बा चलाते थे। मेरे लिए हैरानकुन बात यह थी कि मेरे वालिद दिन में बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह होते थे। इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो नशा करते हैं। वो काफी समझदारी की बातें भी करते थे और उनकी आंखों में वो नशा और खुमार नजर नहीं आता था जो एक आदि नशा करने वालों के आंखों में दिखता है। वो सुबह उठकर नाश्ता करते और अपने होटल चले जाते, पूरा जी तोड़कर मेहनत करते और दिन में इन्हें देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो नशा करते हैं। लेकिन आपको जब वो घर लौटते तो नशे से चूर लटखड़ाते कदमों से घर में दाखिल होते थे। उनकी आंखें नशे की वजह से सुर्ख हो रही होती थी। मेरी वालदा दरवाजा खोलती और अब्बा को सहारा देते हुए अपने कमरे में ले जाती। उसके बाद अम्मी अब्बा कमरे से बाहर नहीं आते थे। पूरी रात अब्बा के कमरे की बत्ती भी जलती रहती थी और सरगोशियों की आवाजें भी आती रहती थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि अब्बा इतने नशे में घर लौट के अपने कदमों पर चल नहीं पाते। इन्हें देखकर ये लगता था कि अभी बिस्तर पर लेटते ही सो जाएंगे, लेकिन इनके कमरे से आने वाली सरगोशियां कुछ और ही बताती थी। मेरे अब्बा रात को देर से घर नहीं लौटते थे कि 12 या 1 बज जाए तो वो सीधा कमरे में चले जाएं, बल्कि वो तो 8-9 बजे घर आते थे, सीधे कमरे में चले जाते। अम्मी उनके घर आने से पहले ही रात का खाना डटकर तैयार कर चुकी होती थी। अब्बा घर आते हुए मेरे लिए भी कभी कभी खाना होटल से ही ले आते थे, खुद भी होटल से खा कर आते थे। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरी माँ बाबा कमरे में क्या करते रहते हैं। अम्मी और अब्बा की ये रूटीन 4-5 साल से देख रही थी और उनकी एक अलौकिक इलाज थी, लेकिन इन्हें मेरी फिर भी परवाह ना थी। अम्मी बस रोटी बनाकर मेरे लिए रख देती, कहती जब भूख लगेगी तब खा लेना, और शाम होते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने लगती। पहले तो मैं छोटी थी इसलिए इन बातों पर तवज्जो कम ही देती थी। मेरी उम्र 10 साल भी पूरी नहीं हुई थी जब अम्मा ने मेरा कमरा अलग कर दिया था। मुझे उस वक्त अकेले कमरे से खौफ आता था क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ मैं ही तो होती थी, और वो भी रात भर के लिए। अगर मेरा कोई और बहन भाई होता तो शायद मुझे इस बात से सरोकार न होता कि मेरी माँ मेरे बाप के घर आते ही कमरे में क्यों चली जाती है और फिर सुबह होते ही बाहर आती है। 8वीं जमात में थी और इस उम्र में ऐसी बातें जहन में ज्यादा गर्दिश करती हैं। फिर मेरी दोस्त ने अक्सर अपने किसी करीबी चाचा की शादी का जिक्र कर देती। हम सब लड़कियां सर्वलुगत में कदम रख चुकी थी, इसलिए फिक्री सी बात थी कि अब खलौनों में जी नहीं लगता था। हमें ऐसी बातें चस्का देने लगी थी कि जैसे आजकल को कौन सा फैशन चल रहा है, शादी पर लड़कियां क्या पहनती हैं, दुल्हन कैसी लग रही थी। मामू या चचा की शादी पर इनका कमरा बंद हुआ और सुबह कब खुला, ये बात कोई अनोखी बात भी ना थी। नए शादीशुदा जोड़े के कमरे पर ना तो चाहते हुए भी सभी की नजरें होती हैं। मेरी दोस्त ने अक्सर ऐसी बातें करके हंसती थी कि चचा ने नाश्ते के दौरान सबकी नजरों से बचकर चच्ची को आंख मारी थी। हमने देख लिया था। कभी कहती कि दादी से छुपकर चचा ने चच्ची को गुलाब और कलियों के गजरे ला कर दिए थे, लेकिन दादी ने उन्हें 12 बजे से पहले कमरे में जाने नहीं दिया, इसलिए चच्ची का मूड बहुत खराब था। ऐसी बातें हम सब लड़कियां बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। अजीब बात यह थी कि हम सब में से ये किसी को मालूम ना था कि नई शादीशुदा जोड़े को बंद दरवाजे के पीछे की दास्तान क्या होती है, लेकिन दिल में जज्बात कुछ अजीब से ही उठते थे। अभी तजस्सुस भी पैदा होता था कि पता तो चले अंदर होता क्या है। यह सवाल ऐसा था जो हम सब लड़कियों के जहनों में उठता था।
लेकिन शर्मा शर्मी हम एक दूसरे से जिक्र नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल अपने माँ बाप को लेकर भी उठा था, क्योंकि मेरे घर में ना तो दादी थी, ना ही कोई चचा चाची, और मेरे माँ बाप भी रात होते ही कमरे में चले जाते और फिर सुबह होते ही बाहर आते। जब तक मैं सो नहीं जाती थी, मेरी नजरें बार बार उनके कमरे के दरवाजे पर ही गर्दिश करती रहती थी। मैंने यूं ही एक बार अपनी सहेली से पूछ लिया कि तुम चचा चच्ची के किस्से तो बहुत सुनाती हो, अपने अम्मी अब्बी का कभी कुछ नहीं बताया। मेरी बात पर वो हंसने लगी, कहने लगी इस उम्र में उनका क्या किस्सा सुनाना, उनको तो आपस के गिले शिकवे ही खत्म नहीं होते। अम्मी अक्सर हम बच्चों के साथ ही सो जाती है और अब्बा बेचारे अपने कमरे में। वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी की जिंदगी में बदलाव आ जाता है, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे अपनी दोस्त की बात में सदाकत नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरे घर में ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो कम उम्र से ही कमरे में सोना शुरू कर दिया था, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि अम्मी कभी मेरे साथ सोती हूँ। मुझे तेज बुखार हो, मैं बीमार हूँ या खौफ से डर गई हूँ, अम्मी को मेरी ज्यादा परवाह ही नहीं होती थी। बस अब्बा के आते ही वो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह अब्बा को लेकर कमरे में बंद हो जाती थी। और ना जाने क्यों, लेकिन अब ना चाहते हुए भी मैं अपनी माँ की अज़दवाजी जिंदगी का जायजा लेने लगी थी। शायद मेरी उम्र का तकाजा था, फिर इस उम्र में मुझे मेरी माँ की रहनुमाई की अशद जरूरत थी, जो मुझे अच्छा बुरा समझाती। लेकिन मेरी माँ के पास वक्त ही कहाँ था। मेरी तवज्जो का मरकज आजकल अपने अम्मा अब्बा पे था, और देखा था कि नशा करके आने वाले मर्द के साथ रहने वाली औरतें इनके अताब का निशाना बनाती हैं। लेकिन मेरी माँ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो जुल्म सहती होंगी, क्योंकि जब सुबह वो कमरे से बाहर आती तो बिल्कुल ताज़ा दम होती। उनके बरकस मेरे वालिद का चेहरा बुझा बुझा सा होता था, और वो नाश्ते के साथ दर्द की दवा भी खाते थे, जैसे वो थकन से चूर हों। शायद नशे की वजह से ऐसा होता था। और मेरी माँ पर आटे का नाश्ता कराती थी। एक बार जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने अपने घर से एक 20 साल लड़के को बाहर निकलते देखा। वो मेरी माँ से मुस्कुराते हुए वापस जाने की इजाजत मांग रहा था। मेरी माँ भी उसे मुस्कुराकर अलविदाई जुमला अदा कर रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो लड़का मुझे देखने लगा था। अम्मी ने जब उस लड़के को देखा कि वो बड़े गौर से मुझे देख रहा है, तो मुझसे घर के अंदर जाने का कहने लगी। मैं घर के अंदर चली गई। इसी देर में मेरी माँ उस लड़के से ना जाने क्या बातें करती रही। मैंने पहले उस लड़के को कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरी माँ से यूं बेतकल्लफी उसकी ऐसे थी जैसे पुरानी शनाशई हो। अम्मी जब अंदर आ गई तो मैंने अम्मी से पूछा ये कौन था और हमारे घर पर क्या कर रहा था। मेरी बात पर वो कुछ नजरें चुराने लगी, कहने लगी मेरे दोस्त का बेटा है, यहाँ से गुजर रहा था इसलिए मुझे सलाम करने आ गया। ना जाने क्यों मुझे लगा मेरी अम्मी मुझसे झूठ बोल रही हैं, लेकिन ये बात आई गई हो गई। एक बार अब्बा घर पर आए तो नशे में नहीं थे। मुझे इन्हें होशमंदी में देखकर बड़ी खुशी हुई। वो मेरे लिए इस बार मिठाई लाए थे। मैं बहुत अरसे बाद अपने बाप को इस वक्त होशावास में देख रही थी। मुझे बेहद खुशी थी, लेकिन अब्बा को होश में देखकर मेरी माँ बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। पहली बार अब्बा ने सहन में दस्तरखान बिछाकर मेरे साथ बैठकर खाना खाया। फिर मुझसे मेरे स्कूल का पूछने लगे। मुझे लग रहा था अब्बा आज मेरे लिए ईद का समय है। मैं अपनी माँ बाप के होते हुए भी रोज तन्हाई का अज़ाब सहती। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक मेरी माँ मेरे बाप को कमरे में रखती। उसके बाद स्कूल चली जाती और अब्बा अपने होटल में। रात को फिर से वो नशे में होते। मैं अपने ही घर में अपने माँ बाप के होते हुए भी यूं रहती जैसे तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। आज मैं बेहद खुश थी, लेकिन मेरे माँ चुप थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मुझे तो लगा कि अब्बा को यूं देखकर मेरी माँ खुशी से फूले नहीं समाएगी, लेकिन अम्मी तो चुपचाप थी। उन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मुझे अपनी माँ को देखकर हैरत हुई थी। खाना खाते ही मेरी माँ ने एक नशे का सिगरेट मेरे बाप को पकड़ा दिया। कहने लगी इससे पियो, आज क्यों तुम सिगरेट पीने के बगैर आए हो। अपनी वालदा के मुंह से ये बात मैंने पहली बार सुनी थी और मैं सुनकर शिद्दत से रह गई थी। बीवियां तो इस बात से खुश होती हैं कि शोहर ने नशा नहीं किया, लेकिन मेरी माँ खुद उससे मेरे बाप को सिगरेट ला कर दे रही थी। मेरे बाप ने एक नजर मेरी माँ की तरफ देखा, कहने लगे आज रहने दो, मैं जीना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जिंदगी क्या होती है। थक चुका हूँ नशे में रह रहकर। मेरे बाप के लहजे में नमी से खुली हुई थी। पहली बार मुझे अपने अब्बा की बात सुनकर दिल को एक दचका सा लगा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा वो मुझे हैरत के समंदर में गोताजन करने के लिए काफी था। मेरी वालदा ने लाइटर से वो सिगरेट चलाया और जबरदस्ती मेरे बाप के हाथ में पकड़ा दिया। कहने लगी तुम मुझे नशे में चूर ये अच्छे लगते हो, पियो इसे और चलो कमरे में हैरत से मुंह खोले। अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ का ये कौन सा रूप था जो मैं देख रही थी। मेरे वालिद ने ना आंखों से मेरी माँ की तरफ देखा, वो सिगरेट मुंह में रख लिया, तेजी से सिगरेट के कश लेने लगे। सिगरेट पीते हुए मुसलसल मेरे वालिद को आंसू जारी थे। 1 मिनट में उन्होंने वो सिगरेट तेजी से पीकर नशे के जहर को अपने अंदर उतारा था।
इतनी ही देर में मेरी माँ ने दूसरा सिगरेट थमा चुकी थी। पहली बार मुझ पर एक ऐसी हकीकत आश्कार हुई थी कि मेरा दिल अपने बाप के बेबसी देखकर कट कर रह गया था। 4 सिगरेट पीने के बाद मेरा बाप मदहोश हो चुका था। मेरी माँ उसे सहारा देते हुए कमरे में ले गई। मैं यूं थी कि जैसे कोई पत्थर का मुजस्समा। मेरी माँ किसी बीवी थी जो अपने शोहर को खुद जहर दे रही थी। मुझे पहली बार अपनी माँ से नफरत सी महसूस हुई थी। मुझे पहली बार ये लगा था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेरी माँ मेरे बाप के साथ कमरे में जाकर कुछ भी कर सकती है और मोहब्बत हरगिज नहीं। अब तो मेरा तजस्सुस और भी बनने लगा था कि आखिर मेरी माँ चाहती क्या है। अम्मी का कमरा बंद होने के बाद मैंने दस्तरखान उठाया, खाना संभाला और अपने कमरे में आकर बैठ गई। मैं आज तक ये समझती रही थी कि नशा मेरा बाप अपनी आदत से मजबूर होकर करता है, लेकिन आज मुझे लग रहा था कि ऐसा नहीं है, सच कुछ और है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो गलत है। मैं इस वक्त जहनी इंतशार में मुब्तला हो गई थी। मुझे कहीं ना कहीं माँ अपने कसूरवार लग रही थी। मुझे याद आने लगा कि अभी 6 माह पहले ही अब्बा नशे की ज्यादती करने से तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। हमें तो ये डर लगने लगा था कि कहीं अब्बा मर ही ना जाए। मैं उनके दोनों राह रहकर अब्बा के लिए दुआएं मांगती थी। अम्मी भी उदास थी। मैंने ऐद करीमा का वजीफा शुरू कर लिया था कि मेरे वालिद को कुछ ना हो। मैं वहीं पढ़ रही थी। जब अम्मी ने एक दिन एक वकील को घर पर बुला लिया और अब्बा के घर के कागजात लेकर बैठ गई। कहने लगी, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है, बरहक है। अल्लाह ना करे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई मुझ पर कमजोर औरत से तुम्हारी सारी जायदाद छीन लेंगे। भाई की जायदाद पर हमारा भी हक है। मैं तो अपनी बच्ची के साथ रुल जाऊंगी। मेरे वालिद का सांस बुरी तरह से फूल रहा था। वो बार बार खांस रहे थे। उन्होंने ले लिया और एक बार तबीयत कुछ ठीक हो गई थी। उन्होंने सारे घर और अपने होटल मेरी माँ के नाम लगा दिया। मेरी माँ की आंखें उस वक्त खुशी से चमक उठी थी। लेकिन मेरे वालिद 15 दिन के बाद ही ठीक होने लगे थे। 1 महीने में वो बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुके थे। डॉक्टर ने सख्ती से नशा करने से मना भी किया था। अगर वो बाज ना आए तो मर भी सकते हैं। लेकिन अगले ही माह अब्बा फिर से नशे में दुत्कार आने लगे। मैंने अम्मी से बहुत बार कहा कि अब्बा आप क्या करेंगे, वो नशा छोड़ दें। अब्बा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आपकी बात नहीं टालते। वो कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है मैं मना नहीं करती। मैं तो रो रो कर उस शख्स से मिन्नत समाजत करती हूँ कि नशा छोड़ दे, लेकिन वो मेरी सुनता कब है। अम्मी इस वक्त ये अल्फाज मुझसे कह रही थी। मुझे इस वक्त यही लगा था कि अब्बा ही नशा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन आज जो रात मुझ पर खुला था, मेरा जहन दंग रह गया था। पूरी रात सुकून से सो नहीं पाई थी। रात को बार बार मेरी आंख खुल जाती तो मेरे जहन में सारी बातें याद आने लगती। मैं उठकर बैठ गई। फिर मुझे चैन नहीं आया तो अपने कमरे से बाहर निकल आई। मुझे अभी भी दबी दबी खरगोशियों की आवाजें कमरे से आ रही थी। मैं अम्मी के कमरे के पास आ गई और कमरे की खिड़की के पास आ गई। मैंने धीरे से खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अंदर से लॉक थी। मैं मायूस होकर अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई, मैं सोचकर खुश हो गई। अगले ही रोज मैंने अपनी सोच का अमली जामा पहनाते हुए दिन के वक्त अम्मी के कमरे में जाकर खिड़की का लॉक खोल दिया, लेकिन खिड़की वैसे ही बंद रहने दी। अब मुझे रात होने का इंतजार था। पूरा दिन मैंने खिड़की की सुइयां देखकर गुजारा किया था। आखिरकार वो वक्त भी आ पहुंचा जब मुझे ये राज खुल जाना था। अब बंद कमरे का असल माजरा क्या है। मैंने रात के 2 बजे खिड़की का हल्का सा दरवाजा खोला। जो मंजर मैंने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल यूं था धड़कना भूल गया, सांस लेना भूल गई। मेरा बाप जमीन पर बेसुध बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और मेरी माँ बेड पर उस 20 साल लड़के के साथ। मैंने खिड़की बंद कर दी और वापस अपने कमरे में आ गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी माँ ऐसे कैसे कर सकती थी? तो क्या इसलिए वो मेरे बाप को नशा देती थी तो खुद किसी नौजवान लड़के के साथ वक्त गुजार सके? जबत शायद मेरे बस की बात नहीं थी। मैं रो रही थी, मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह स्कूल के वक्त मेरी आंख नहीं खुली। मुझे 2 दिन बुखार चढ़ा रहा। मैं बेशुदा अपने कमरे में लेटी रही। मुझे मेरी माँ बस खाना और दवा देती और कमरे से बाहर चली जाती। मेरा दिल अपनी माँ के लिए बस एक ही जज्बा था, वो था नफरत का। रात को एक बार फिर मेरे वालिद मेरे कमरे में आकर बैठ गए। मैं तब भी बुखार में थी। वो मेरे सहाने बैठकर मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरने लगे। कहने लगे, मेरी गुड़िया को बुखार कैसे हो गया? वो इस वक्त नशे में नहीं थे। मैं नकाहत की वजह से आंखें बंद किए लेटी हुई थी, लेकिन अपने बाप की बात पर मैंने बमुश्किल आंखें खोलकर उन्हें देखा। वो मुझे बहुत बड़ी मोहब्बत से देख रहे थे। उनकी आंखों के नीचे गहरे हल्के पड़ चुके थे। उनकी सेहत पहले से काफी बिगड़ चुकी थी। मुझे अपने बाप की हालत पर रोना आने लगा। मेरे दिल से एक सिसकी बेख्तियार निकली थी। आंखों से आंसू टूट कर निकले और बहते हुए तकिए में जज़ब हो गए। मेरे आंसू देखकर मेरा बाप तड़प सा गया था। उसने फौरन से मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, ना मेरी गुड़िया यूं रोते नहीं है। मैंने कहा, बाप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो कहने लगे, तुम तो मेरी जान हो, मेरी बेटी हो।
मैंने कहा अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे वो दोगे? मेरे बाप आंसू अब बह रहे थे। वो कहने लगे सब कुछ तुम्हारे ही नाम तो है मेरी चंदा, और क्या चाहिए तुम्हें बोलो। मैंने कहा मुझे मेरे अब्बा ला दे। ये कहकर मैं उसे सिसकने लगी, बेख्तियार उनका हाथ पकड़कर चूमने लगी, रोने लगी। मैंने कहा बाप नशा छोड़ दे, ये नशा आपके लिए जहर है, आपको मार डालेगा, मुझसे आपका सदमा सहा नहीं जाएगा। मेरे यूं फूट फूट कर रोने पर वो मुझे चुप करवाने लगे। कहने लगे तुम्हारा बाप सख्त जान है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। मैंने कहा आपको नहीं पता अब्बा, अम्मी अच्छी औरत नहीं है। वो कहने लगे नहीं गुड़िया, अपनी माँ के लिए ऐसा मत कहो। मैंने कहा अब्बा आप नहीं जानते कि वो क्या करती हैं। मैंने अपने बाप को सारी बात बता दी। मुझे लगा था वो अम्मी से नाराज हो जाएंगे। वो कहने लगे कि तुम्हारी माँ मुझसे नफरत करती है, जो कुछ मैंने उसके साथ किया है वो मुझसे नफरत ही कर सकती है। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? वो मुझे कहने लगे तुम्हारी माँ मेरी खालाजाद कजन थी, इसलिए वालिदैन हादसे में मर गए तो वो हमारे घर रहने लगी। मैं उम्र में से 3-4 साल छोटा था, इसलिए वो मुझे अपना छोटा कजन ही समझती थी, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने अपनी अम्मी से अपनी पसंद का इजहार किया तो मेरी माँ ने मेरी बात को एक जज्बाती फन समझा था और तुम्हारी माँ की शादी किसी और से कर दी। मैं उस दिन बहुत रोया था, पागल सा हो गया था, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी माँ को ये बात ज़ाहिर नहीं करवाई। वक्त यूं ही गुजरने लगा। तुम्हारी माँ को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, लेकिन उसकी सास बड़ी जालिम थी, मियाँ बीवी को चैन से नहीं रहने देती थी। फिर तुम्हारी माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसके बाद उनके जिगड़े तो तोड़ ही पकड़ गए थे। यहाँ तक कि तुम इस दुनिया में आ गई। अपने वालिद की ये बात सुनकर तो मैं हैरान सी रह गई। वो मेरे सगे बाप नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन माँ बाप का झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन शख्स ने तुम्हारे माँ को तलाक दे दी। उसके बाद वो वापस हमारे घर आ गई। इद्दत पूरी होते ही मैंने फिर उसे अपनी वालदा से कहा कि वो मेरी शादी तुम्हारी माँ से करवा दे। ये मेरी शादी उससे हो गई। तुम्हारे बाप ने बेटा अपने पास रख लिया और तुम्हें तुम्हारी माँ को दे दिया। मुझे तुम्हारी माँ से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए तुमसे भी हो गई। मैं तुम्हारी माँ से साफ कह दिया था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे साहब का शोहर के साथ रहता है, इसलिए तुम कभी इससे मिलोगी भी नहीं, कि कब वो आएगा तो इसके बाप को भी आने का बहाना मिलेगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चुप सी हो गई। उसने कभी बेटे से मिलने की जिद भी नहीं की, लेकिन मेरे साथ मोहब्बत ना कर सकी। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ शादी तो कर ली थी, लेकिन मोहब्बत अपने पहले शौहर से ही करती थी। फिर इस शख्स ने एक बार ये कहा कि वो मुझसे तलाक लेकर वापस उससे निकाह कर ले। जब ये बात तुम्हारी माँ ने सुनी तो मुझसे तलाक मांगने लगी। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं सिगरेट पीने का आदी था, मगर मेरी सिगरेट में नशा कब से डलना शुरू हो गया मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे सिगरेट पीने के बाद नशा सा होने लग जाता था। मैं जब भी सिगरेट छोड़ने का इरादा करता, तुम्हारी माँ अपनी कसम देकर मुझे सिगरेट पिलाने लगती। ये मेरी मोहब्बत थी कि मैं इनकार नहीं कर सकता था। शायद वो ये समझती थी कि नशे की वजह से मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये नशा मुझसे बस मेरा सांस ही नहीं छीन सका। मैं तुम्हारी माँ को आज़ाद नहीं किया क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करता था और वो मुझसे आज़ादी हासिल करने की खातिर मुझे नशे में मुब्तला करने लगी ताकि अपने बेटे से मिल सके। और वो रात को मुझे नशे में रखकर अपने बेटे से बातें करती। उसने मुझे मेरी जायदाद मांगी तो मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया कि तुम्हें 18 साल की उम्र में मिल जाएगा। वो मुझे नशे का आदी बनाकर मारना चाहती थी ताकि अपने शाबका शोहर से शादी कर ले, लेकिन आज उसका शोहर ही मर गया। तुम्हारी माँ ने आज मुझे सिगरेट नहीं दिया, बल्कि आज वो खुद को कमरे में बंद करके रो रही है, सोग मना रही है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानता था कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, बंदे के इख्तियार में नहीं। मुझे तुम्हारी माँ पर बहुत अफसोस है कि जिस शख्स ने जरा से झगड़े पर उसे तलाक जैसी लानत से नवाजा, तुम्हारी माँ अभी भी उससे मोहब्बत है और जिसने उसे सहारा दिया वो उसे मारना चाहती थी। मेरा सगा बाप मर चुका था, लेकिन मुझे जरा अफसोस ना हुआ था क्योंकि मैं अपनी माँ की तरह इंसान फरमोश नहीं थी। जिस शख्स ने मुझे बाप बनकर प्यार किया था, मैं उसी को अपना बाप मानती हूँ और उन्हीं से प्यार भी करती हूँ।